ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटैंटिव टेस्ट। ठीक, तो सूटेबिलिटी देख लो सबसे पहले, रिलायबिलिटी देख लो, फिर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, और फिर एक्सेप्टेबल डिफरेंस के बारे में पता लगाओ। बहुत सिंपल सा है इसको अगर तुम देखोगे तो। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होगा? तुम्हारे पास एनालिटिकल के लिए कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से तरीके होते हैं? प्रायर पीरियड से कंपेयर करो, इंडस्ट्री से कंपेयर करो, एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करो, मतलब बजट बजट से। ये दो तीन हो गए, तो कौन सा वाला लगा? अगर मेरे जैसी सिंपल सिमिलर इंडस्ट्री नहीं है तो मैं सिमिलर इंडस्ट्री वाला नहीं लगा सकता। इसका मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आया समझ? दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। कौन सा डेटा? जो मैनेजमेंट मतलब जो एंटिटी का है। नहीं, जिससे कंपेयर कर रहे हो। बजट रियलिस्टिक होना चाहिए, और सिमिलर इंडस्ट्री ले रहे हो तो ऑडिटेड होनी चाहिए, प्रायर पीरियड ले रहे हो तो ऑडिटेड होना चाहिए। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो तुम वही सिमिलर इंडस्ट्री देखते हो और उसके बाद फिर सोचते हो कि यार एंटिटी का कितना होना चाहिए, तो तुमने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करी, और उस एक्सपेक्टेशन से तुम एक्चुअल अमाउंट जो एंटिटी का है उसको क्या करोगे? कंपेयर। अब डिफरेंस तो होगा ही होगा, एनालिटिकल में तो डिफरेंस होता ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि एनालिटिकल में डिफरेंस ना हो। सबसे मेन क्या होगा फिर? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? कि अगर और उसकी रीजनेबलनेस या उसके रीजंस जानेंगे हम। समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी हेडिंग जो है ना, वो मॉड्यूल में शायद अलग दी हुई है। बात देख, ठीक है, मतलब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये किस नाम से आ सकता है ये भी देखना पड़ेगा। यूज करें बस, सेम हेडिंग है, बस यूज जैसे है। एक बार पुराना उसमें देख लेंगे। अरे हाँ यार, तुमने वो फाइल बहुत बढ़िया भेज दी मुझे। उसमें सारे है ना ऑलमोस्ट 7-8 अटेम्प्ट के बोले हैं उसमें। चलो चलिए, उससे मैं करता हूँ ना, क्योंकि उसको बैठ करके मार्क करना पड़ेगा चैप्टर। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से इसमें मार्क कर, आ रहा है सामने, मतलब उसके हर एक क्वेश्चन से इसमें मार्क करते गए। जो भी अपने बेस नोट्स है ना, जिससे कि तुम पढ़ने वाले हो, सारा किसी भी बुक का या कुछ भी कंटेंट है ना, तो वो उसमें लेकर के आ जाओ। ये तुम्हारे ऐसे बनेंगे, ये क्वेश्चन आंसर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे है ना? ठीक है। तो सबसे पहला है सूटेबिलिटी। देख लो कौन सा एनालिटिकल लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है कि नहीं। फिर कंसिडर रिस्क ऑफ आरएमएम। देख लो, समझ में आ रहा है ना? आरएमएम क्यों? देख लो, ज्यादा आरएमएम में तो टेस्ट बढ़ा देना, वो जेनरिक चल रहा है। ठीक है। फिर डेटा रिलायबिलिटी, चेक द क्वालिटी ऑफ डेटा यूज्ड टू फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट फाइनेंशियल फिगर्स। क्लियर है ये? है ना? और look at the data's source, how comparable it is, its relevance, and control over its preparation. कंट्रोल भी चेक करना पड़ेगा। मतलब चेक नहीं करना है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि किस बेसिस पर है। अरे सब, मतलब अगर मान लो कि तुम बजट कर रहे हो, बजट से अपना मिला रहे हो, तो तुम्हें बजट प्रिपरेशन देखनी पड़ेगी, तब तो तुम रिलायंस कर पाओगे कि है मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ वो तो ऑथेंटिक टाइप होना चाहिए ना, कितना रियलिस्टिकली बना है।
बजट ऐसे बनता है कि एकदम मैनेजर बैठ करके ऐसे करके कुछ भी अमाउंट दे देता है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना उस बजट से वो करने का। बट अगर मान लो कि बजट बन रहा है कि हमने पिछले साल इतना अचीव किया, इस साल हम इतने परसेंट वर्कफोर्स बढ़ाएंगे, इतने परसेंट वो बढ़ाएंगे, और देखो हम इस अमाउंट को रीच कर सकते हैं, देन द बजट इज रियलिस्टिक। लेकिन इंडस्ट्री में अगर दूसरी एंटिटी से अपन कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल खराब हो तो बिल्कुल सही ना, तो हम नहीं नहीं, अरे इंटरनल करो, कंट्रोल खराब होने से मिस स्टेटमेंट हो ही जाएगा, ऐसा क्या गारंटी है? नहीं मतलब उस वजह से हो गया, वो कहने का मतलब ये है। नहीं देखो, जब तुम ये वाला लगा रहे हो ना, समझ रहे हो, तो इसमें एक्यूरेसी तो मत जाओ, इसमें एक्यूरेसी तो का तो कोई सवाल ही नहीं, समझ में आ रहा है? तुम एक्यूरेसी कैसे इंश्योर कर लोगे इसमें? तो इसमें रीजनेबलनेस ही इंश्योर होती है, इसमें यही इंश्योर हो सकता है कि भाई इस अमाउंट के आसपास है, तो मेरे को एक एविडेंस मिल गया। ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके अकेले के भरोसे में मान लूं कि सही है। मेरे हिसाब से इसका जो यूज है, समझ में आ रहा है, वो जस्ट अनदर ऑडिट एविडेंस के जैसा है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? लेकिन ये ना, जहां कहीं गड़बड़ होती है ना, उसको बहुत क्लियरली हाईलाइट कर पाता है, आ रहा है समझ में? क्योंकि अनयूजुअल लगता है आपके लेजर में एक्स्ट्रा एंट्री, आप सब्सटैंटिव एंट्री से पता लगा पाओगे। ठीक है, फिर डेवलप एन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन अमाउंट के लिए एक फोरकास्ट बनाओ कि भैया ये अमाउंट इतना होना चाहिए, है ना? मैंने किसी से भी चीज से कंपेयर किया। अब ऐसा भी नहीं होता कि मैं बजट देख रहा हूँ तो इतना ही होना चाहिए। अब बजट बनाने के लिए हमने बोला था हम 20% वर्कफोर्स बढ़ाएंगे, ये वो, इस बार वर्कफोर्स हम लोगों को पता चला कि 10% बढ़ेगा। तो अब मैंने बजट के अमाउंट को भी क्या कर लिया, मेंटली थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कि हाँ इतना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बजट ये सोच के बनाया गया था, एक्चुअल में ये सिचुएशन है, तो इनका अमाउंट लगभग इतना होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर अगर वो ज्यादा बढ़ गया, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भैया ये ज्यादा कैसे बढ़ गया, तो फिर वो बताएंगे, और बहुत मैक्सिमम टाइम आपको ना बहुत जेन्युइन रीजंस मिलते हैं, समझ लो कि अरे इस बार तो वो क्या कहते हैं, अलग से एक सेल आ गई थी, या वैसा हो गया था कुछ तो भी, अरे समझ में, और बहुत जेन्युइन ही है, क्लियर एंटल अनलेस फ्रॉड हो। तो इंश्योर की फोरकास्ट जो है वो, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो आप मेंटली या कैलकुलेटिवली कर लो। ठीक है, फिर डिटरमिन एक्सेप्टेबल डिफरेंस, तो डिसाइड ऑन द थ्रेशोल्ड फॉर डिफरेंसेस। अच्छा, थ्रेशोल्ड पता है क्या होता है? लिमिट, आ रहा है समझ में? किस बात की लिमिट? 15-20% का डिफरेंस चलता है, पर अगर डिफरेंस 20% के ऊपर गया तो आई विल बी वरीड। नहीं आया समझ में? तो एक थ्रेशोल्ड अपना बनाओ, क्योंकि अलग अलग लेजर का भी अलग अलग होगा। मान लो कि तुम रेंट का लेजर देख रहे हो, उसमें तुम 5% भी डेविएशन, फिर बड़ी बात हो जाएगी ना, एग्जैक्ट ही मैच करना चाहिए वो तो, अरे समझ में? तो वहां पर फिर तुम डिफरेंसेस को लेकर के थोड़ा से ज्यादा बढ़ोगे। बट कुछ लेजर ऐसे हैं जिसमें तुमको लगता है कि हाँ यार इसमें तो 10 एंट्री एक्स्ट्रा हो ही सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा वहां डिफरेंस। तो आप थ्रेशोल्ड बनाओगे, है ना? ये एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड नहीं होता इसका, समझ में आ रहा है ना? वो लेजर वाइज बदलता जाता है। रेंट में मैं थोड़े डिफरेंस पे भी चले जा रहा हूँ, दूसरे लेजर में ज्यादा डिफरेंस है तो भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये क्लियर है कि नहीं? दिस इन्वॉल्व सेटिंग अप अ लिमिट ऑन डिस्क्रिपेंसीज दैट आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, है ना? क्लियर है ना? चलो, की टेकअवेज, चूजिंग द राइट टूल मतलब एनालिटिकल, है ना? ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्लियर है ना? डेटा की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेटिंग एक्सपेक्टेशन, मार्जिन फॉर, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिए, है ना? एग्जांपल एक जेनरिक भी है, चलता फिरता, कि जैसे रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, है ना? तो इफ यू डिसाइड इफ द ट्रिप मेक सेंस बेस्ड ऑन योर डेस्टिनेशन, मतलब तुम जो भी प्रोसीजर लगा रहे हो वो लगाओगे क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि वो काम का है, तुम्हारा अजर्शन होना चाहिए ना भाई। एनालिटिकल प्रोसीजर जब भी तुम लगा रहे हो तो वो एक टूल, एक टूल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में पढ़ा था हमने, याद है ना?
टूल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस है ना, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, उसी में एक ये भी था एनालिटिकल प्रोसीजर, याद है कि नहीं? तो दिस इज अ टूल जिससे कि हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। जब हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के टूल लगाते हैं तब हम एक्चुअली में क्या चेक कर रहे होते हैं? असर्शन। असर्शन हमारा एक तरीके से बेसिक पर्पस हो गया। तो तुम कौन सा असर्शन चेक करना चाहते हो जो तुम एनालिटिकल लगा रहे हो? तो एनालिटिकल तुम्हारा क्या हो गया? रास्ता। और असर्शन तुम्हारी क्या हो गई? मंजिल। समझ गए कि नहीं? है ना? ठीक है, ठीक है ना? तो ये पढ़ लेना तुम लोग, इतना इजी बना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलो अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट असर्शंस, ठीक है ना? तो व्हेन टू यूज एनालिटिकल, ये एक्चुअली में एग्जांपल ये नीचे वाले के लिए एक तरीके से, है ना? बेस्ट फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम। यहाँ पर मेन क्या है? कंसिस्टेंट और लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब हर साल लगभग इतना खर्चा ये वाला तो हो ही जाता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्टेबल हो गए, ठीक है ना? assume data relationships continue, है ना? unless there is an evidence otherwise। सिंपल है कि नहीं? कहां पर लगाओगे एनालिटिकल? मतलब जहां प्रिडिक्टेबल है डेटा, जहां कंसिस्टेंट है। लार्ज वॉल्यूम मेन बात नहीं है, मेन बात है कि कंसिस्टेंट है डेटा। मतलब पिछले साल से तुम इस साल का कंपेयर कर पा रहे हो, सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर कर पा रहे हो। हर लेयर थोड़ी ना तुम कंपेयर कर पाओगे सिमिलर इंडस्ट्री, या तो फिर उससे। हाँ, रूटीन मतलब उस एंटिटी के लिए रूटीन आ रहा है समझ, ठीक है ना? फिर इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करेगी? सर्कमस्टेंसेस पे, सिचुएशन पे। प्रोसीजर कौन से देखोगे? बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट। ये तो फैक्ट है। अरे सर, किससे तुमको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा? जेनरिक बात ही है। इवन सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल्स कैन बी इफेक्टिव इन सर्टेन सिनेरियोस। मतलब एक होता है सिंपल प्रेडिक्टिव, एक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सिंपल ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ही लगाओगे तभी वो मिलेगा। सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल भी क्या कर सकते हैं? आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? अब जैसे पेरोल कॉस्ट आप देख रहे हो, तो ये कर चुके हैं ये वाला अपन, याद है? फिक्स एम्प्लॉई है और पे रेट है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, देख लो टोटल पेरोल कितना। फिर क्या होगा कि टेस्ट ऑफ डिटेल आपको बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सीधा सा ही है। मतलब कि ये इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, इतना इनका वो है ना? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे चेक लगा लो, रेट, अपॉइंटमेंट लेटर और उन सबसे देख लो रैंडम, है ना? अब यूजिंग ट्रेड रेशोस, रेशोस देख लो, इन्वेंटरी टर्नओवर, ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था, याद है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और ये सब देख लो, है ना? अच्छा, लेवल ऑफ अश्योरेंस वेरी, मतलब रेंटल इनकम जब एस्टिमेट कर रहे हो तो उसके नोन रेट है ना? तो उसमें हाई एश्योरेंस मिल जाएगा आपको एनालिटिकल से। लेकिन जब ग्रॉस मार्जिन कंपैरिजन कर रहे हो तो वो यूजफुल है, बट उससे भरोसा आपको जो मिलेगा वो थोड़ा कम वाला मिलेगा। बोले ये क्लियर है? तो उससे कौन सा एश्योरेंस मिलेगा आपको? लेसर एश्योरेंस, ठीक है क्या? फिर क्या है? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर चूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर, हाँ, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर कब लगेगा, तो कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे? कौन सा असर्शन देख रहा है? सबसे ज्यादा एनालिटिकल से कौन सा होता है? कंप्लीट, है ना? मतलब एक्चुअली में क्या है कि हाँ, वो दोनों हो, लेकिन कंप्लीटनेस चेक करने के लिए ना बहुत कम असर्शन होते हैं, कम प्रोसीजर होते हैं अपने पास। दिस इज वन ऑफ दोस। अरे सर, जो रिकॉर्ड हो चुका है उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो नहीं रिकॉर्ड हुआ है उसका अंदाजा जनरली किससे लग सकता है? एनालिटिकल से। बाकी और इंक्वायरी उस सब में भी हो सकता है, लेकिन
सबसे आसान कंप्लीटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, द टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लेम बीइंग टेस्टेड अफेक्ट्स चॉइस, ठीक है। मतलब वो इनकम स्टेटमेंट कर रहे हो कि बैलेंस शीट कर रहे हो, वो भी है ना। रिस्क असेसमेंट, हाई रिस्क है तो टीओडी ज्यादा करोगे। कंट्रोल स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल कंट्रोल है ना। वीक कंट्रोल्स माइट रिड्यूस रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे बस अंदाजा देते हैं। अरे इट इज वन ऑफ द टूल ना। कंट्रोल्स अगर वीक है तो मैं एनालिटिकल नहीं लगा पाऊंगा ना। मतलब एनालिटिकल में लगा भी लूंगा, लेकिन मैं एनालिटिकल के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ। कंट्रोल वीक है तो टीओडी ज्यादा ही करने पड़ेंगे ना। नहीं आ रहा समझ में? एनालिटिकल से क्या पता लगता है? कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि इस साल का और इस साल का। लेकिन अगर कंट्रोल वीक है तो इसको करने का वैसे भी उतना मतलब नहीं है। अगर मुझे पता चल चुका है कि कंट्रोल्स वीक है तो मुझे फिर टीओडी ज्यादा करना ही है ना। तो मेरा रिलायंस अकेला इस पे उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। अदरवाइज बात है, मतलब एनालिटिकल पे बात नहीं है, वीक कंट्रोल्स की बात है कि मैं अपना भरोसा इस पे ज्यादा प्लेस नहीं करूंगा। नहीं आया समझ? मैं अपना रिलायंस कम कर रहा हूँ किस पे? एनालिटिकल पे। एनालिटिकल प्रोसीजर की गलती नहीं, कंट्रोल टेस्ट कंट्रोल की गलती है वीक होने के बाद। समझ गए ना? कंबाइनिंग प्रोसीजर विद फॉर ग्रेटर इंसाइट, ये तो बहुत कॉमन है। आप हमेशा टीओडी वगैरह के साथ ही क्या लगाओगे? एनालिटिकल। एनालिटिकल अकेले से तो वैसे भी नहीं करते आप, हम कॉम्बिनेशन में ही लगता है वो। ठीक है, ठीक है ना। तो है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है? Suitability of particular analytical procedures for given assertions. ठीक है, चलो। तो एप्लीकेबिलिटी, सूटेबिलिटी, एश्योरेंस लेवल और कॉम्बिनेशन अप्रोच, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब रिलायबिलिटी ऑफ डेटा है ना। अब ये वैसे तो एक पॉइंट है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एक पॉइंट है, समझ रहे हो, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अलग से, तो इसलिए इसकी डिटेलिंग दी हुई है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रिलेवेंस और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं ये पर, अब बस डिटेलिंग है इसकी। ये याद आ रहा है कि अच्छा तुम नहीं थे? हाँ, क्यों? अभी पढ़ा था ना। हाँ, ये जो है ना, ये इसके ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये इसकी डिटेलिंग है, समझ गए, है ना। देखो क्या है ना, प्रैक्टिकली तो किसी भी चीज की डिटेलिंग की जा सकती है। अब ये है कि आपके मॉड्यूल ने किस किस चीज की डिटेलिंग की है, अपन लोग उसको पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो हर ही पॉइंट पे 2-2 दिन का डिस्कशन हो सकता है, ठीक है ना। चलो, अब अच्छा बताओ, रिलायबिलिटी किसकी देख रहे थे अपन? जिससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, सोर्स, अरे तो इतना सा तो दिया है, कर भी चुके हैं उसको, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स होगा तो मोर रिलायबल होगा। अब इसको तुम कर सकते हो जब अपन ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे, उससे
थोड़ा सा वो कर सकते हो कंपेयर, याद है? एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है तो मोर रिलायबल है। हाँ, अब देखो एनालिटिकल लगा रहे हो तो एनालिटिकल में करते ही कंपैरिजन है, तो डेटा होना चाहिए कंपेरेबल। 1 करोड़ वाली एंटिटी को 1000 करोड़ वाली एंटिटी से कंपेयर मत कर देना, कह रहे इसका इतना खर्चा आ रहा है, तुम्हारा तो इतना ही आ रहा है, ये वाला इसके तो रेशियो ये वाले आ रहे हैं, तुम्हारे रेशियो तो अलग ही आ रहे हैं। ये एंटिटी कंपेरेबल नहीं आना समझ में, ठीक है ना? नेचर एंड रिलेवेंस, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स नॉट जस्ट गोल्स, मतलब नेचर ऑब्वियसली बात है, उससे आपको पता चलेगा कंपेरेबिलिटी, एक्चुअली में ना ये कंपेरेबिलिटी में ही आ जाएगा, है ना? और रेलेवेंट, पता चला बेमतलब लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं अपन, अरे समझ कि इससे आपको मजा आ गया कि वाह क्या कंपैरिजन किया मैंने, लेकिन कोई असर्शन पे नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं, आ रहा है समझ में? क्लियर है कि अरे वाह ये देखो ये मैंने कंपेयर कर लिया, क्या है इसमें दिमाग लगाने वाला बात है। तो कई बार क्या होता है कि अपन ने इस चीज को उससे कंपेयर कर लिया कि अरे हाँ यार, अगर ये ऐसा है तो मतलब वो वैसा हो, ठीक है? और कोई पूछ रहा है कि अच्छा ये करके अचीव क्या किया तुमने, मतलब ये पता लगा करके क्या फायदा हुआ, तो पता चला कि कोई फायदा ही नहीं है, तो यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव, समझ गए? और सबसे मेन ये है कि भाई वो बना कैसे है, यानी जो डेटा से तुम कंपेयर कर रहे हो वो डेटा क्या होना चाहिए, रिलायबल। वो कब होगा? मान लो बाहर से कर रहे हो तो ऑडिटेड होना चाहिए, बजट से कर रहे हो तो रियलिस्टिक होना चाहिए, ये सब चीज। बोलो ये क्लियर है क्या? क्लियर है ना? अब कंट्रोल टेस्टिंग, है ना? assess the effectiveness of control over data preparation to enhance confidence in its reliability, ये क्लियर है? ये दूसरे का नहीं देख सकते हो, दूसरे के एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल नहीं मिलेगा देखने के लिए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जब तुम कंपेयर कर रहे हो इंडस्ट्री फिगर ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है फिर, ठीक है ना? और ये क्लियर है ना? लेकिन जब तुम बजट से कर रहे हो तो तुम कंट्रोल्स देख सकते हो कि बजट बनाते समय क्या कंट्रोल्स थे, क्लियर है ना? अच्छा, टेस्टिंग कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर कंट्रोल टेस्ट लाइक दोज फॉर सेल्स इनवॉइस प्रोसेसिंग, ठीक है? तो कुछ नहीं, इंटीग्रेटेड मतलब कि हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, दो प्रोसीजर वही है और कुछ नहीं है इसमें। गाइडेंस फॉर ऑडिटर्स, ठीक है, ठीक है। कंसिडर ऑडिटिंग द डेटा यूज्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर, डेटा रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब कि इवैल्यूएशन नहीं, प्रिसीजन मतलब कि एक्यूरेसी, अरे वो नहीं, वैल्यूएशन ही इवैल्यूएशन है, वो तो लिक्विड प्रिसीजन मतलब एग्जैक्शन मतलब एग्जैक्ट होता है, हेडिंग है इवैल्यूएशन, हेडिंग क्या है? वैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएशन है, अच्छा ई और ना रीडिंग अलग हो जाएगा। हाँ, हेडिंग का क्या वो है मेन मकसद? जो एक्सपेक्टेशन है वो सफिशिएंटली एग्जैक्ट है कि नहीं उसका इवैल्यूएशन करना है। क्यों? क्योंकि उसी से तो कंपेयर कर रहे हैं और तब हम उसको मान रहे हैं एनालिटिकल, तो प्रिडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, है ना? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये प्रिडिक्टेबल है, लेकिन रिसर्च या एडवर्टाइजिंग ये प्रिडिक्टेबल नहीं, ठीक है? बट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग डेटा, किसी का कम हो सकता है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, मार्जिन की बात कर रहे हैं। सिमिलर इंडस्ट्री होती है तो मार्जिन ऑलमोस्ट सेम होता है, नहीं ऐसा नहीं। जो फर्नीचर बेच रहे हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ट्रेडर का, बट जितने परसेंट प्रॉफिट में बेच, परसेंट समझ गए, परसेंट तो कम हो सकते हैं, मार्केट एक्वायर करने के लिए पहले प्राइस अपन जब भी बात करते हैं देखो एनालिटिकल में हम रीजनेबल बात ही कर रहे हैं,
तो हम 100% तो बोल ही नहीं रहे ना, तुम ये मान रहे हो ना कि ज्यादातर सेम रहेगा, बस क्योंकि वो यही बोल रहे हैं। बाकी तो जब अपन करेंगे, जब कभी भी, तो अपन ये देख लेंगे कि अरे हाँ यार ये तो कंपेरेबल डेटा ही है, क्योंकि ये तो अलग ही पैरामीटर पे बना हुआ है, तो अपन नहीं करेंगे कंपेयर, फिर अपन बजट से कर लेंगे अपने, ठीक है ना। तो डिसएग्रीगेशन है ना, तो analyzing data for specific operational section, components of diversified entity can be more effective than evaluating the entity as a whole. मतलब एक एंटिटी जब उसके मल्टीपल विंग्स होते हैं, तो हर एक विंग का एनालिटिकल अलग होगा, क्योंकि ओवरऑल एंटिटी का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सेम एंटिटी मिलना भी मुश्किल है और वो दिक्कत भी है। जैसे HUL वगैरह नहीं है, क्या है उसमें खास बात, ये बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड है वो, तो समझ गए ना, ठीक है। तो तुम उसका एक साबुन का विंग लेकर के किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकते हो, एंटिटी एज ए होल तुम फिर कंपेरेटिबिलिटी नहीं रह पाए, क्लियर है ना। फिर क्या है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस इन, नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही क्रूशियल है, समझ में आ रही है बात, जब आप एनालिटिकल लगा रहे हो तो, ठीक है। अब रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड, क्लियर है ना, रिलायबिलिटी भी कंसिडर करनी। फिर एक्सेप्टेबल डिफरेंस इन रिकॉर्डेड अमाउंट्स, भाई डिफरेंस तो रहेगा ही ना, आप सब्सटेंटिव से एग्जैक्ट पता लगा सकते हो, रेंट पता लगा सकते हो बस, बाकी एनालिटिकल से आपको रीजनेबल ही वो मिलेगा, ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को मैं जो बोल रहा हूँ। तो जब भी आपको ये रीजनेबल मिलेगा, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या करोगे, ये देखो कि कितना है डिफरेंस, और तुम जो लॉजिक लगा रहे हो उस हिसाब से वो ठीक जा रहा है कि नहीं, कि हाँ इतना डिफरेंस तो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा एडवर्टाइजिंग की हो सकता है कि थोड़ा ये ज्यादा कम हुआ हो, अरे सर, लेकिन एक वो होता है ना कि नहीं यार इतना तो नहीं होना चाहिए, अरे इतना ज्यादा इतना कम तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी है, क्या स्पेशल है, चलो देखते हैं इस लेजर में ऐसा, ठीक है। फिर डिटर्मिनिंग एक्सेप्टेबल वेरिएंस, the acceptable difference between expected and recorded amount is influenced by the materiality and the desired assurance level. A smaller acceptable difference is required. Smaller acceptable difference मतलब ज्यादा डिटेल चेकिंग या कम डिटेल चेकिंग, स्मॉलर एक्सेप्टेबल डिफरेंस मतलब डिटेल चेकिंग, ज्यादा डिटेल चेकिंग, समझ में आ रहा है ना। ये बहुत खतरनाक है, ये मटीरियलिटी और टॉलरेंस वाला जो है ना, वो एक्सेप्टेबल वर्ड लगा करके तो वो खत्म कर देते हैं कहानी, अरे सर कम टॉलरेट कर पाओगे आप तो ज्यादा चेकिंग होगी, और ज्यादा टॉलरेंस का लेवल है तो कम चेकिंग कर पाओगे, है ना। मतलब एक्चुअली में ना ये वो पजल सा बन जाता है कई बार, पता है ना ये, कि टॉलरेबल लेवल ज्यादा है, वह एक्सेप्टेबल टॉलरेबल एरर अगर ज्यादा है तो है ना, लेकिन अगर एरर ज्यादा है तो गड़बड़ है, मतलब समझ रहे हो ना वो, ज्यादा हो गया टॉलरेबल से भी तो कम चेकिंग कर, जैसे कि टॉलरेबल ज्यादा है चेकिंग कम कर रहे हैं, लेकिन अपन ने कम चेक जो किया है जो नहीं किया है उसका एरर टॉलरेबल से ज्यादा। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्ड प्ले की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं वर्ड प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम में आता है तो ये कई बार धोखेबाजी हो जाती है, ये बोल रहा हूँ, अब तुम बोलो। जैसे कि टॉलरेबल जो है वर्चुअल लेवल पे भूल गए, इससे टॉलरेबल बंदे जो है वो ज्यादा है, और जो मैंने चेक नहीं किया है, जैसे कि टॉलरेबल ज्यादा चेकिंग करती है, तो जो इसका चेक नहीं किया है इसका एरर टॉलरेबल से ज्यादा हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखो फिर अल्टीमेटली तुम यही बोल रहे हो ना कि ओपिनियन गलत दे दिया था तुम्हारे ऑडिट के बेस पे, तो क्या होगा बताओ, ये चेक किया जाएगा कि भैया तुमने ढंग से ऑडिट किया कि नहीं, बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स, क्योंकि वो अपन अलग अलग लेजर और उसके हिसाब से करते हैं,
ओवरऑल होता है या फिर इंडिविजुअल होता है? तुम सिर्फ उसको इंडिविजुअली देख रहे हो, वो ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? पूरा ऑडिट होता है, ठीक है क्या? अभी आगे तो शिफ्ट नहीं ना हम लोगों ने। नहीं लेकिन Confusion चल रहा तुम है। लोग का अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, तो मतलब जितना अभी मैंने बता दिया है ना तुम लोगों को, समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे इसका 5% भी नहीं पता था जब मैंने आर्टिकल किया, समझ रहे हो? ये उस समय ऑडिट ऐसा होता ही नहीं था, मतलब ठीक है ना, मतलब कि ये नहीं पता था कि ऑडिट ऐसे होता है, ये पता था मतलब बेसिक चीजें थी, इंटरनल कंट्रोल, लेकिन ना बहुत टेक्निकल लगता था। ऑडिट में यही ढूंढते रहते थे कि कोई अच्छे नोट्स मिल जाए, कोई बोलता था ये है, कोई, है ना। और क्लास में सर जो है वो केस स्टडी है वैसे डिस्कस करते रहते थे, तो अच्छा लगता था, पर वो बहुत हाई हो गया ना, मतलब वो बहुत दिक्कत है यार, मतलब मुझे केसेस आज भी याद है, समझ रहे हैं? कि हमने एनरॉन का केस बनाया था कि 50 करोड़ के कंप्यूटर खरीद के पीएनएल में डाल दिए, समझ रहे हैं? ये एग्जांपल मेरे को क्लास का याद है, मतलब समझ रहे हो? 2004 का, लेकिन मैं कौन सी हेडिंग पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हैं? और कौन से पॉइंट के लिए ये एग्जांपल मेरे लिए काम का है, इसका कोई लिंक नहीं था, समझ में आ रहा है? मतलब मुझे कोई टॉपिक नहीं पता कि मैं इसको किस टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, मुझे बुक का कुछ भी नहीं पता था, समझ रहे हो? तो वो एक लिंक होती है ना कि हाँ ऑडिट में अपनी प्लानिंग होती है, और फिर ये क्योंकि कई बार क्लासेस में क्या होता है ना कि हम लोग का फिक्स होता है कि भैया हमको 40 क्लास में खत्म करना है। अब उसमें फिर क्या होता है ना कि टीचर अगर कुछ उड़ा दे तो वो पता नहीं लगता किसी को, और अगर वो लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक्चुअल में फॉलो होता है। हम तो जब ऑडिट करने गए थे हमको लगता था कि एक्चुअल कहाँ होता होगा इतना सब, आ रहा है समझ? तो होता है भाई, ठीक है ना। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सच में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हैं जो फॉलो होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज। तो देखो ये हर एक जो हेडिंग है ना, ज्यादातर हेडिंग्स अपने आप में अलग अलग सवाल है, और मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे ये वाला एक टॉपिक है, एग्जाम में जब भी आता है ना, तो एनालिटिकल के कई सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, पर ज्यादातर ज्यादातर बुक्स में इतना डिटेल में कवर नहीं है। इस चक्कर में होता क्या है कि बंदा आंसर वही लिख करके आ रहा होता है, यानी एनालिटिकल पे कोई भी आए तो वही दो तीन बातें जो है ओपन करके आ जाता है, और तुमको एग्जैक्ट टॉपिक मिल जाएगा कि कौन सा है। क्लियर है ना? एक बार आप आरटीपी एमटीपी देखेंगे ना तो वो और क्लियर होगा, ठीक है ना? हम्म, चलो ठीक है। व्हेन ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर reveal differences for or fluctuation that don't align with the expected values, further investigation is required। मतलब अब क्या है, डिविएशन आ गया, डिविएशन, और वो हमारे हमारी रेंज से बाहर निकलेगा, तो फिर अब हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। स्टेप्स क्या है? मैनेजमेंट से इंक्वायर करो, क्यों भाई ये ले जाए तुम्हारा इतना अनयूजुअल क्यों? अरे सर वो कहाँ अनयूजुअल, हम बोलेंगे क्या सिविल इंडस्ट्री का देख लो, तुम्हारे बजट का देख लो, इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया जब इतना सोचा था। तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर है ना, तो पहले उससे पूछो इवैल्यूएट देयर रिस्पॉन्सेज कंसीडरिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर एविडेंसेस कलेक्टेड। अब मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा आपको एक्सप्लेनेशन, तो फिर आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगेगी। आ रहा है समझ? फिर ये क्लियर है? हम्म, अब एनालिटिकल प्रोसीजर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। तो देखो पर्पस, द फाइंडिंग्स फ्रॉम analytical procedure should support the conclusion made during the audit, helping to form a solid basis for the auditor's final opinion.
क्लियर है ये? एनालिटिकल से मिलना चाहिए ना कंक्लूजन के लिए बेसिस. और impact on opinion, results may uncover new risk, new RMM. If this happens, auditor must reevaluate RMM and adjust their audit plans accordingly. कोई डायरेक्ट इसका इफेक्ट नहीं आता ऑडिट रिपोर्ट में. ठीक है ना? ये देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर एक्ट एज ए डायग्नोस्टिक टूल. डायग्नोस्टिक टूल समझ रहे हो ना कि इससे हमको ये पता लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है. समझ गए ना? है ना? चलो ये भी कर लेना. हाँ, टेस्ट टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन और केस स्टडी के एमसीक्यूज देखो 8:15 तो बज रहे हैं, वो तो तुम लोग एक बार रीड कर लेना, है ना? अभी अपन लोग एक बार एक काम करते हैं, एक एग्जाम का पेपर उठाते हैं. ठीक है ना? वो देखते हैं. क्या? नहीं, आरटीपी नहीं, अपन जस्ट पिछला लेटेस्ट ही उठाते हैं ना. इससे ये समझ में आएगा कि अगर गलती हो रही है तो कहाँ पर, मतलब अगर तुम्हारा व्यू बदल रहा है अब ऑडिट के पेपर को देखने का. अब जो होगा फ्रेश हो जाएगा. इधर आइए सर वो करेक्टेड का टैली आने तो चाहिए. अरे पेपर इस बार अब वो चाहिए ना, आएंगे ही मेरे हिसाब से, क्योंकि हटा ही है पोर्शन कंपनी ऑडिट वाला ना, तो मैटर का नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो गया है. तो relationship between individual financial statement item traditionally considered in the audit of business entity may not always be relevant in the audit of government or the non. चलो ये तो छोड़ो, ये वाले भी. Sales invoice is an example of external evidence. Yes. Hmm? नहीं परचेज इनवॉइस है. ठीक है, ध्यान रखो भैया. F, block samplification does not involve judgment and does not even use the random number tables and has no structured approach. क्यों? क्योंकि ब्लॉक सैंपल में ब्लॉक डिसाइड करना पड़ता है, मतलब वो भी रैंडमली होता है और उसमें जजमेंट तो लगती है. क्या होता है ब्लॉक सैंपलिंग? एक ब्लॉक उठाना पड़ता है रैंडमली, बहुत सारे ब्लॉक उठाते हैं, वो पूरे ब्लॉक को चेक करते हैं. कोई एक कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक हम उठा लेते हैं. इसको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन या वो बोलना है, वो हाँ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंट या जो भी है. नहीं नहीं, कॉन्जिक्यूटिव. अरे मतलब लगातार वाले उठाते हैं ना, नॉर्मल अपन सैंपल एक एक उठाते हैं. ब्लॉक में कंटिन्यूस. अच्छा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कब करो क्या बोल रहे हैं कि जरूरी है लिखना. ना इसलिए मैंने कहा कि मैं बता दूं. ठीक है, जजमेंट और रैंडम नंबर दोनों में लगेगा, मतलब दोनों ही लगेगा. रैंडम नंबर टेबल क्यों लगेगा ब्लॉक में? अरे भैया रैंडम नंबर टेबल का ही लगता है. रैंडम नंबर टेबल एक प्रॉपर टेक्निक है. खैर अब तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया है वैसे, पिछली बार तक था, होगा ये, मतलब हमेशा से तो था. रैंडम नंबर टेबल एक टेक्निक है. कुछ ऐसे पास्ट में स्टैटिस्टिशियन रहे जिन्होंने रैंडम नंबर के बुक्स बनाई है, मैंने बताया था तुमको. उससे इंडिविजुअल वाउचर उठाए जाते हैं. आ रहा है समझ में? ठीक है. ब्लॉक सैंपलिंग में रैंडम नंबर टेबल का यूज तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. अरे बहुत सारे होते नहीं है. आप किसी भी चीज को ब्लॉक बना करके वो ब्लॉक उठा लेते. मार्च 15 से मार्च 31 तक का पूरा ब्लॉक उठा लिया, तो इसके दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उनको मैं चेक करूंगा.
ये है ना ब्लॉक सैंपल, नहीं समझे? लेकिन वो मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। अपने आप नहीं होते हैं, आपको जितने ब्लॉक उठाने हैं आप उठा सकते हो, अरे सर, बट आप ऐसे होता है ना 2 या 3 ब्लॉक्स आप उठा ले रहे हो। मेरे को 50 सैंपल लेंगे, तो मैं 10-10 के 5 ब्लॉक उठा लूं या मैं 50 रैंडमली पिक कर लूं, ये दो अलग अलग बात है, समझे कि नहीं? है ना? चलो एच वाला देखो, internal control over financial reporting is required when auditor is required to express an opinion on the effectiveness of entities internal control over financial reporting। ये कंपनी ऑडिट से इंस्पायर्ड है वैसे, लेकिन तुम इसको अभी जो अपन लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था उसके बेसिस पे भी थोड़ा थोड़ा सा बता सकते हो। अजीब सा है ये, कह रहा कि इंटरनल कंट्रोल चाहिए अगर ऑडिटर को उस पर ओपिनियन एक्सपीरियंस करना है। ट्रू होगा कि फॉल्स चाहिए बताओ बस। पता नहीं कैसे कर लिया था नहीं ये तो छोड़ दिया ऊपर के साथ ही। फॉल्स है, क्योंकि अगर आपको उस पर ओपिनियन नहीं भी देना तो भी आप उसको चेक करते हो ना इंटरनल कंट्रोल को। मैं इंटरनल कंट्रोल को ओपिनियन नहीं भी दी, बाकी एक्चुअली में कंपनी ऑडिट के हिसाब से इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि हाँ मुझे तो उसकी इफेक्टिवनेस का अल्कोहल का सब कमेंट करना ही पड़ता है ना। समझे नहीं मेरी बात को? समझ गए ना? मैं जनरली क्या करता था ना एग्जाम में, कि पहले एक सेंटेंस लिखता था कि देयर कैन बी सर्टेन assumption based on which it can be true and false, तो मैं दोनों लिखता था कि ट्रू अगर ये assumption लिखूं, फॉल्स अगर ये assumption लिखूं। सब में नहीं, कुछ कुछ में ऐसा हो जाता था। ये काम तो मैंने फाउंडेशन में भी किया हुआ है। हम लोग फाउंडेशन में भी वो आते थे, ट्यूटर्स आते हैं ना अकाउंट्स उसमें, क्योंकि यार वो नहीं अकाउंट्स में आते हैं भाई। चलो ठीक है, ये ओपिनियन पे है। दूसरा 220, चलो ये 220 वाला देखो। एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। ये पढ़ लिया अपन लोगों ने कि नहीं पढ़ा? शायद लास्ट में एथिक्स हाँ चल, अभी तो पूरा पेपर ऐसे टॉपिक से भरा पड़ा है जो कि हट ही गए हैं। ये देखो, ये कारो, ये कंपनीज ऑडिट रूल्स, हाँ Effect of audit if IT related risks are not mitigated in automated environment. हाँ चलो ये बताओ, elucidate the impact on substantive audit if IT related risks are not mitigated in an automated environment। Increase in manual work. क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब substantive testing। ये ऐसे मत सोचना कि आईटी और ऑटो, आईटी और मैनुअल, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। तो सब्सटैंटिव बोलोगे ना, मैनुअल का को बोल रहे हो? सर मैनुअल में भी ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आईटी रिलेटेड रिस्क है। आईटी रिलेटेड रिस्क है मतलब जो इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा लिया जा रहा है उससे आईटी से, वो रिलेवेंट नहीं है मतलब। आईटी रिलेटेड रिस्क का पहले डिटेल बताओ, आईटी रिलेटेड रिस्क में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पूरा पूरा ओपन हो जाएगा अंटिल इंग्लिश। देखो पहले मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको पिछले वाले मॉड्यूल से कंपेयर करोगे तो फिर अगर कोई टॉपिक है
तो फिर वो टॉपिक का करना है। अदरवाइज तो इतना ओपन क्वेश्चन है कि इस पर निबंध लिखा जा सकता है, समझ लो। आईटी रिलेटेड रिस्क कौन कौन से हो सकता है, Unauthorized access to information. वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी एंटिटी में आईटी की डिपेंडेंस कितनी है। हाँ, और आईटी से जो डेटा निकाला उस हुआ नहीं नहीं तो उस पे बेस होगा सबसे पहले कि भैया आईटी रिलेटेड रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नॉर्मल है, नहीं आ रहा समझ। तो फिर अपने को दोनों के आंसर अलग अलग लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर बहुत ज्यादा सब्सटेंट मुझे करना पड़ेगा। और फिर आईटी रिलेटेड रिस्क में है ना, कंट्रोल्स कौन कौन से लगाए गए, क्यों, क्योंकि दो टाइप के कंट्रोल होते हैं आईटी रिलेटेड एनवायरनमेंट में, मैनुअल जनरल और एप्लीकेशन लेवल। अरे सर तो किसमें क्या अवेलेबल है वो देख लो, समझ रहे हैं? तो इन सबको पॉइंटर्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टॉपिक फिट नहीं हो रहा कि कौन से टॉपिक का है ये क्वेश्चन, तो मेरे लिए तो पूरा आईटी वाला विंग खुल गया ना, कि मैं क्या ही बता दूं। आईटी रिलेटेड रिस्क इतना ओपन छोड़ दिया। ये वाला तो क्वेश्चन मेरे को याद है, हर्षद सर की उसमें क्वेश्चन में क्या है, उसी में सेम क्वेश्चन ये आ चुका है ना पहले, पहले ये मॉड्यूल में होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पुराने मॉड्यूल में सेम हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि अभी भी अपन ने पढ़ा हो लेकिन अपन भूल गए। सिक्स चैप्टर चैप्टर ये अच्छा है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है आईटी का। अच्छा चैप्टर 6 था ना। चलो ठीक है। हाँ ये बताओ द नेचर ऑफ रिलेटेड। डिस्कस नहीं ना, इसको मतलब एक बार उससे देख लेंगे ना, क्योंकि ये तो बहुत ही ओपन हो जाएगा। सजेशन आसान है। अरे यार देखो ये पिछला है, कोड चेंज हुआ है तो इसलिए अपन लोग एकदम पिन पॉइंट बहुत सारी चीजें वैसे नहीं कर सकते। तो बता रहा हूँ बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। एक बार अपन देख लेंगे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है क्या इसको लेकर के, ठीक है ना। हाँ, अभी ये बताओ डी वाला, द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन मे इन सम सर्कमस्टेंसेस give rise to high risk of material statement of the financial statement, then action with unrelated party. Explain with the help of examples. बताओ कौन सा स्टैंडर्ड, 550। हाँ ठीक है। हाँ, अब बताओ। अरे यार ठीक है फालतू आदमी, इधर सुनो पहले। हाँ बताओ सवाल क्या है। ज्यादा हो सकता है नहीं नहीं सवाल क्या है, अच्छा वही बता रहा वही हूँ। सवाल है, एग्जांपल लिखना था। नहीं इसमें मेन बात क्या पूछी गई है कि रिलेटेड पार्टी पे रिस्क ज्यादा होता है तो अनरिलेटेड पार्टी के मुताबिक। ये तो है, बट पूरा स्टैंडर्ड थोड़ी लिखना है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में हायर रिस्क ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। अरे नहीं यार, तो स्पेसिफिक टॉपिक पूछ रहा हूँ एक्चुअली मैं तुमसे। हम लोगों ने रिलेटेड पार्टी को लेकर के बहुत कुछ पढ़ा है, बट एक्चुअली वो मॉड्यूल में एक हेडिंग में फंस रहा है, वो तुम लोग भूल गए हो। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये स्पेसिफिक हेडिंग नहीं समझे। तो नेचर जो है किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में हाई रिस्क पोज कर देता है, समझे। एक था नेचर, एक था ट्रांजेक्शंस, याद है कि नहीं। तो अब इसके सजेस्टेड आंसर में क्या होगा, कंटेंट जेनरिक थोड़ी ना होगा, स्पेसिफिक होगा ना। क्वेश्चन रीड करके एक बार उसका वो समझो कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, उससे भी तुम्हारा अभी अगर टॉपिक रिलेट भी नहीं हो पाया ना तो भी तुम खुद से लिख लो। अभी तो टॉपिक हिट हो गया है या हाँ कहाँ पर है क्या। नहीं मैं ये उसका लिखा था सी का, उसमें एक छोटा सा पैच दिया है बस। 3 नंबर का तो है ही। हाँ एक छोटा सा पैच दिया 4 लाइन का। हाँ तो वो कम कर दिया होगा ना उसका कंटेंट।
हाँ, तो ये समझ गए हो क्या? अब मुझे ये बताओ, ये याद आ रहा है कि नहीं कि नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एक अलग पैच था? नहीं याद आ रहा है। क्वेश्चन ये है बस। रिलेटेड पार्टी कहाँ था, याद है किसी को? अबे यार, स्टार्टिंग का टॉपिक है उसके साथ था इन्वेंटरी रिलेटेड पार्टी। अच्छा ऐसे 501 तो फिर तो उसमें ही हो। स्टार्टिंग शायद सेकंड हेडिंग है। पर वो ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। ये सेवेंथ टॉपिक में इसका ऐसे 501 कहाँ पर है? यही वाले शायद इसी चैप्टर सेवेंथ टॉपिक फोर चैप्टर है तो आगे है आगे फिर सेवन की ये देखो, ये है नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब देखो, however some circumstances may elevate the risk of material mistake। एग्जैक्ट हेडिंग से आते हैं क्वेश्चंस। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब हेडिंग ही क्वेश्चन है। इसमें एक हेडिंग होगी थी और जो क्वेश्चन था ना उसके कंपैरिजन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा रिस्की होते हैं। एक उसकी वो भी हेडिंग थी याद आ रहा है सेम हेडिंग थी वो क्वेश्चन। देखो ना यार, इसकी पहली लाइन पढ़ो अच्छा। Many related party transaction occur in normal course posing no higher risk than transaction with unrelated parties। हमारा 100% पेपर मॉड्यूल से बनता है। हाँ, ये एग्जांपल क्या है? अब एग्जांपल तो कुछ भी डाल दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, एंटिटी की अपनी एक सब्सिडरी है। सबसे रिलेटेड पार्टी सबसे रिलेटेड कैसे नहीं सब्सिडरी बहुत डायरेक्ट ही हो गया मतलब, लेकिन रिलेटेड तो है ही ना। हाँ पर उससे ट्रांजैक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सब्सिडी से। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? तो कैसे सब्सिडरी आपसे चीजें खरीद रही है, आप सब्सिडरी से चीजें खरीद रहे हो। लीगली तो अलग अलग एंटिटी है ना, कंसोलिडेटेड में मर्ज होते हैं। हाँ तो आपने एंटिटीज में वाला एग्जांपल बताया तो सब्सिडी नहीं था। हाँ, लेकिन उसका एग्जाम मतलब क्या नाम है वो, मैं तुम्हें नॉलेज के लिए पूछ रहा था। तुम पता चले टीवी 18 लिख के आ गए, क्योंकि समझना मेरे पास बहुत ज्यादा पिक्चर है उसमें से मैंने थोड़ा सा तुमको बता दिया, बट उसको पूरा संभालना पड़ेगा ना, उसको लिखोगे तो डिटेलिंग बहुत है। क्लास में बताने के लिए, मैं समझाने के लिए उसको यूज कर सकता हूँ, तुमको लिखना कितना ज्यादा पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। Auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment and is affected by the auditor's perception of the financial information needs of the users of financial statement. In this context, what are the assumptions that the auditor reasonably makes in respect of users? Specific heading, बहुत ही specific heading.
पता है ना कि नहीं, मतलब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीन चार points. ऑडिटर का जजमेंट किस बात पर निर्भर करता है कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है। यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स पर डिपेंड करता है, और हम यूजर के बारे में क्या असम्पशन लेते हैं कि उसको रीजनेबल नॉलेज है अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसको फर्म का पता है, मतलब ऐसे जनरल पॉइंट थे। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब ये क्या रीजन है क्या? हाँ मतलब स्पेसिफिक है, जेनरिक नहीं है कि अपन सोच सोच के आंसर नहीं लिख सकते। पॉइंट उसमें निर्धारित है, मतलब ऑलरेडी। क्या? अभी तक सोच के हाँ मतलब वो मार्क्स कट जाएंगे ना यार उसमें, क्योंकि तुम उसमें तुम जो भी लिखोगे वो सही नहीं माना जाएगा एज सच। 240 में पढ़ेंगे। अरे ये देखो, ये नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अरे ये तो दूसरा स्टैंडर्ड है। You are a senior member, है ना? Before starting audit, you explain to other junior assistant about the meaning of audit evidence. One of the junior assistants is of the view that audit evidence includes only information contained in accountant record and no other information. You are of the opinion a combination of test of accounting record and other information is generally used by auditor to support his opinion on the financial statement. ठीक है ना? In this, in the above context, illustrate with two appropriate examples of each. Information contained in the accounting records and other information that authenticates accounting record. ठीक है? अब ये ऐसे क्वेश्चन इन लोग को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसमें मार्किंग देंगे नहीं ना, क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट कैसे मैच करेगा, तो रैंडम। इसमें विद्युत वाले मुझे क्वेश्चन रखा था, उसमें एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन का पूरा दिया हुआ है, मतलब कि कैसा नहीं। अबे अब मैं इसमें टू एग्जांपल्स जो लूंगा, अब अगर बुक में ही क्वेश्चन है तो फिर तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, बट एग्जाम्पल में कुछ भी और लूंगा वो सही भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर को क्या पता कैसे लगे। ठीक है, ठीक है, ये भी है ना? अच्छा नहीं तो रिपोर्ट ये है, चलो ये देखो। While conducting audit of PDP, statutory auditor identifies certain inconsistencies while applying analytical procedures to the financial and non-financial data. Can a statutory auditor investigate results from analytical procedures duly performed in accordance with Type 20? रिक्वायर्ड मैनेजमेंट का और या फिर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले तो एडिशनल। सबसे खतरनाक बात ये है, देखो इन्वेस्टिगेट रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स और एनालिटिकल प्रोसीजर का जो सेक्शन है उस पर है ये सवाल, बट ये नहीं सोच पाओ अभी 1 महीने बाद जब पढ़ रहे होंगे, तो अगर इसका रिवीजन नहीं है तो एनालिटिकल प्रोसीजर 2 या 3 पार्ट में बटेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स के पॉइंट्स अलग से याद नहीं है। हो सकता है याद आ जाए कि अलग सेक्शन जरूर है, बट उसके अंदर के पॉइंट्स याद आना मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा अभी तेरी क्लास नहीं चालू हुई है नौशाद, ऑनलाइन है ना, अभी ऑडिट की पिछली क्लास ही चल रही है, चलो बस 5 मिनट में स्टार्ट करें। चलो ठीक है, ओवर करते हैं, लेकिन अब पुराने क्वेश्चंस एक बार देखो, ठीक है? चलो ओवर करते हैं।